Now we'll discuss about electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? See, we know that when current flows through a conductor, then magnetic field is produced. Okay, means the flowing current produces magnetic field. Charge in motion produces magnetic field. So if current can produce magnetic field, can magnetic field produce current? This is our main purpose of this electromagnetic induction. So scientists tried to create current through magnetic field. Suppose I have a magnet, okay. So can I put a magnet in front of a coil, and because of the magnetic field, is it possible to get current? Okay. So Faraday was the first person who tried to do it. उन्होंने क्या ट्राई किया कि चलो एक कॉइल को रख देता हूँ. सपोज दिस इज अ कॉइल, क्लोज कॉइल है. इस कॉइल के सामने में गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर किस लिए है कि कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा वो चेक करने के लिए. ओके. नाउ उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को सामने रख दिया. तो मैग्नेट को अगर सामने रख देंगे तो क्या होगा, मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कट करेगा कॉइल को. ठीक है. तो अगर करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन करंट फ्लो नहीं हुआ. ठीक है. बाद में उन्होंने क्या किया, चलो एक कॉइल रखा, उसमें एक बैटरी रखा और एक की रखा, और इस कॉइल के सामने में इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे ही की को ऑन करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो होगा. ठीक है. और यहाँ पर मैग्नेट के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय फ्लोइंग करंट थ्रू ए कॉइल. ठीक है. अभी क्या किया, ये दोनों कॉइल को आमने सामने रख दिया, ये एक लूप रख दिया इसमें. तो उन्होंने फिर क्या किया, हमको पता है कि अगर करंट फ्लो करता है तो इसका एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ठीक है. इस तरह से भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं ना. मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन सकता है, बाय कीपिंग ए मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ द कॉइल, क्लोज्ड कॉइल, और हम एक करंट लूप में करंट फ्लो करके भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं. तो उन्होंने ये ट्राई किया, फिर भी उन्होंने पाया क्या कि नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा. ठीक है. उन्होंने बार बार ट्राई किया, उनको लगा कि यस, जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनना चाहिए, रिवर्स इफेक्ट. ठीक है. तो जब ये नहीं हुआ, उन्होंने एक चीज देखा कि जब ये की को ऑन कर रहे हैं ना, तो ये निडल थोड़ा सा जार्क दे रहा, थोड़ा सा निडल में जार्किंग आ रहा. या फिर की को जब ऑफ कर रहा तभी भी निडल थोड़ा जार्किंग हो रहा. निडल का जार्किंग ऑफ दिस निडल का हिलना मतलब क्या है, कुछ करंट फ्लो हो रहा. तो guided by this observation, when the key is pressed, when the key is on or key is off, at that point of time there is a little bit of current flowing in this circuit. ठीक है. तो उनको फिर लगा कि यस, कुछ तो ऐसा हो रहा है, जब की को ऑन करते हैं तब करंट फ्लो कर रहा, की को ऑफ कर रहे तब करंट फ्लो हो रहा. तो उनको लगा कि चलो, जब की को ऑन कर रहे तो क्या अचानक इस सर्किट में करंट जीरो से सम वैल्यू आई बढ़ रहा. ठीक है. या फिर की को जब ऑफ कर रहे तो करंट मैक्सिमम से जीरो हो गया, उस समय यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा. फिर बाद में उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका करंट को हम वेरी करेंगे. तो करंट वेरी करने के लिए क्या रास्ता है, हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं, रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो इसमें अगर मैं इसको ऐसे ऐसे चेंज करूं तो इस सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना. ये तो वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो सर्किट में करंट चेंज होगा.
तो जब तक तुम ये रियोस्टेट में रेजिस्टेंस चेंज करोगे ना, तब क्या होगा, तब तक ये करंट फ्लो होने लगता है। मतलब एज लॉन्ग एज दिस करंट इज वेरिंग इन दिस लूप, वी गेट ए करंट इन दिस लूप। ठीक है, जैसे ही मैं स्टॉप कर दूंगा, करंट को इधर चेंज करना बंद कर दूंगा, तो इधर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ भी करंट इसमें नहीं फ्लो होगा। क्लियर? फिर बाद में उनको तो ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है। जब मैं ये रियोस्टेट से जब करंट इस सर्किट में चेंज कर रहा हूं, तो हो क्या रहा है, इस सर्किट में करंट वेरी हो रहा। करंट वेरी करने से क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो ही ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये जो फिनोमेना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड के चलते दूसरे लूप में करंट फ्लो होना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके आना, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट वी कैन प्रोड्यूस बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बाद में उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से भी किया कि चलो करंट वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकता हूँ, और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे कि मैं अगर मान लो कि एक नॉर्थ पोल को, अगर एक मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको अगर मैं सामने तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होगा। सामने आने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल को कट करेगा, then current will flow. So as long as you move the magnet towards the closed coil, there is a current flow. Similarly, अगर इस मैग्नेट को मैं अवे लेके जाऊंगा, तभी भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो इस कॉइल को काट कर रहा है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तभी भी इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, ये जो इवेंट है कि इफ वी चेंज द magnetic flux, if we change the magnetic field, then we get a current in a closed loop. इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके। सो फैराडे ने ये कंक्लूड किया कि फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए दो कंडीशन चाहिए। व्हाट आर दिस कंडीशन? एक, the number of magnetic lines of force should cut the plane of the coil. ठीक है, so number of electric lines of force या number of magnetic lines of force, magnetic field बन रहा है ना, magnetic lines of force should cut the plane of the closed coil, cut the plane of the coil. This is condition number 1. And second, the most important condition is, खाली ये condition होने से नहीं होगा। अगर ये condition satisfy होने से EM इंडक्शन होता तो स्टैटिक मैग्नेट के चलते करंट फ्लो हो सकता था, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन। और एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट कंडीशन इज दिस कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स शुड वेरी विथ टाइम, इट शुड बी वेरीइंग इन नेचर, वो चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, सो द सेकेंड कंडीशन इज द नंबर ऑफ magnetic lines of force should vary with time, should vary with time. So in one sentence we can say if varying magnetic lines of force cut the plane of a closed coil, then we get a current in the closed coil. This phenomena is called electromagnetic induction. ठीक है, so these are the two conditions. Now जब भी कोई हम लोग इस तरह का इवेंट निकालते हैं तो फिर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब
अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, तो अभी कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा? अगर इस क्लोज कॉइल में कुछ करंट फ्लो हो रहा तो इसमें ईएमएफ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा। सो कितने करंट फ्लो होगा इस लूप में, वो कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके लिए फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो देयर आर टू फेमस लॉज ऑफ फैराडे, वी कॉल इट फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? ईएम इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर इस क्लोज कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस उस कॉइल को इंटरसेप्ट करेगा, उसको कट करेगा, ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। सो उनका फर्स्ट लॉ का क्या कहना है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा मैग्नेटिक फील्ड के चलते, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ज्यादा टर्न रहेंगे तो ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, ठीक है। सेकेंड उन्होंने क्या कहा कि जितने फास्ट तुम मैग्नेट को लेके जाओगे या रिसीड करोगे, मैग्नेट को लेके आओगे, या जितने फास्ट तुम ये जो रिएस्टेट से उसका वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग कैसे बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स किसे कहा जाता है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, उसको क्या कहा जाता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग द प्लेन ऑफ द कॉइल को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो उनका क्या कहना था कि सपोज ये मेरा क्लोज कॉइल है जिसमें गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो सपोज मेरा जब टाइम टी था तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स 5 था, 5 से हम क्या डिनोट करते हैं? फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो जब हम t प्लस डी टी में टाइम थोड़ा और बढ़ाया, डी टी टाइम बढ़ाया, तो मेरा क्या हो गया? ये डेल्टा 5 बढ़ गया, मतलब मैग्नेट को सपोज सामने लेके आ रहे हैं, दूर में भी लेके जा सकते हैं, दोनों कंडीशन में ये इंडक्शन होगा। तो t में जब टाइम t था तो फ्लक्स 5 था, जब टाइम t प्लस डी टी हुआ थोड़ी देर के बाद फ्लक्स हो गया कितना? 5 प्लस d5, ठीक है। तो डेल्टा टाइम में d5 फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। तो डेल्टा टाइम में d5 फ्लक्स, डेल्टा 5 फ्लक्स चेंज हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ? डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है और लिमिट लिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो फैराडे ने क्या बोला कि ये जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, इसका डायरेक्शन अपोज करता है। मतलब जैसे अगर मैं नॉर्थ पोल को सामने लेके जाऊंगा, इस तरह से सेकेंड कॉइल में इस तरह से करंट फ्लो होगा, वो नॉर्थ पोल को रेजिस्ट करेगा कि नॉर्थ पोल को आने नहीं देगा, ठीक है। तो द बैक ईएमएफ या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ऐसे रहता है, इसको अपोज करने वाला डायरेक्शन रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द कॉज जिसके कारण ये बना है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर कॉम्बाइन करते हैं, दोनों फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को, हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इनटू d5 बाई dt, ठीक है। अभी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना है तो क्या करेंगे? एक कांस्टेंट n इंटू d5 बाई dt। चलो एक नेगेटिव साइन भी है अपना, नेगेटिव साइन केवल अपोजिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो ये चॉइस ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम
d5/dt टेस्ला मीटर स्क्वायर में लोगे, नंबर ऑफ टर्न्स को तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो k का वैल्यू यूनिट ही होता है, तो k डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ यूनिट, so d5/dt. So this is known as k is equal to 1. Now this is called Faraday's laws of electromagnetic induction. Clear हो गया? So you remember the condition. One is the magnetic flux should cut the plane of the coil. The second condition is it should vary with time. Okay. And as far as the magnitude of the induced EMF is concerned, it is proportional to the number of turns present in that coil, and it is proportional to the d5/dt. अगर बहुत फास्ट लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. क्लियर? नाउ ये हो गया इसका क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. इसका डायरेक्शन भी होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि अभी देखो नॉर्थ पोल को मैं लेके जा रहा हूँ तो करंट किस दिशा में फ्लो होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी एक ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक है. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को समझाने के लिए एक लेंजेस बोल के साइंटिस्ट है, तो लेंजेस का एक लॉ है, वी कॉल इट लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. उस लॉ से हमको पता चलता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा. सो लेट अस स्टडी दिस टॉपिक, लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. लेंजेस लॉ, इनका क्या कहना था, इनका बहुत फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है. इनका क्या कहना था कि द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is such so as to oppose the very cause due to which it is produced. This is Lenge's law, एकदम फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट. जिसके कारण इसका ये बना है उस कारण को ये अपोज करेगा. ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह का होगा कि वो अपना जो जिसके रीजन से वो बन रहा उस रीजन को वो अपोज करेगा. जैसे इसको समझने के लिए हम ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज तुमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हो, एक क्लोज्ड लूप है, इधर गैल्वेनोमीटर है. चलो एमीटर से तुम क्या निकाल सकते हो, कितना करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा. तो अगर मैं नॉर्थ पोल को क्लोज कॉइल के तरफ लेके जाऊंगा तो कॉइल में करंट फ्लो होगा. लेंजेस का कहना क्या है कि अगर नॉर्थ पोल तुम सामने लेके आओगे ना तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगा कि नॉर्थ पोल को आने नहीं देगा. रीजन ऑफ करंट फ्लोइंग इज व्हाट, अप्रोचिंग नॉर्थ पोल. तो इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो होगा कि नॉर्थ पोल को नहीं आने देगा. नॉर्थ पोल को नहीं आने देगा मतलब अगर कॉइल में करंट फ्लो होगा तो कॉइल का एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. ठीक है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा. तो नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए क्या चाहिए, ये सपोज कॉइल है, ये कॉइल है, कॉइल का एक तरफ नॉर्थ बनेगा एक तरफ साउथ बनेगा. अगर एक करंट कैरिंग लूप को कंसीडर किया जाए तो इसको नॉर्थ को नॉर्थ लिख दो, ऐसे इन लिख दो. ठीक है, एन जब अप्रोच कर रहा है तो इधर नॉर्थ पोल बनना चाहिए. नॉर्थ पोल बनना चाहिए मतलब क्या है, ऐसे. तो इसको मैं इस तरह से समझ सकते कि सपोज मेरा ये क्लोज कॉइल है. ठीक है, दिस इज माय क्लोज कॉइल और ये मेरा नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है ऐसे. ठीक है,
तो अगर ये क्लोज कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा, तो क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉइल अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो करंट फ्लो हो रहा उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा क्लोज लूप में, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। अगर इस तरफ हुआ तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल को आने नहीं देगा, ठीक है, तो यानी ऐसा होगा। अच्छा, so this is the direction of induced current and direction of induced EMF। अगर मान लो कि मैं अगर मान लो साउथ पोल को लेके आ रहा हूं, चलो, या सपोज साउथ पोल को मैं रिसीड कर रहा हूं, केस 2, ये केस 1 था, नॉर्थ पोल वाज अप्रोचिंग। अभी ऐसे भी कर सकता हूं कि साउथ पोल को मैं एक्सिस से दूर लेके आ रहा हूं, तो साउथ पोल को ये आने नहीं देगा, है ना। आने नहीं देगा मतलब क्या है, इसको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो अगर साउथ पोल रिसीडिंग है, इसको दूर लेके जाना चाहता हूं, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह का होगा कि उसको पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो इन दिस केस the reason for induced EMF is the receding south pole. So receding south pole means what? This coil will, the current will flow in this closed loop in such a way so as to oppose the varicose due to which it is produced. वेरिकॉज क्या है, किसके कारण बना है, साउथ पोल रिसीडिंग, ठीक है, तो साउथ पोल को रिसीड नहीं होने देगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो या तो नॉर्थ पोल अप्रोच होगा तो भी ये डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, साउथ पोल रिसीड करेगा तो भी इसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। नाउ लेट अस केस कंसीडर द सेकंड केस। सो मैं सपोज ऐसे लेता हूं कि दिस इज माय क्लोज्ड कॉइल और मैं साउथ पोल को लेके आना चाहता हूं, ठीक है, साउथ पोल इज अप्रोचिंग द क्लोज्ड कॉइल। तो साउथ पोल अगर अप्रोच करेगा तो साउथ पोल को रिपेल करने के लिए यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ पोल, ठीक है। तो साउथ पोल होना मतलब अभी सपोज ये मेरा कॉइल है और ये मेरा साउथ पोल जा रहा, तो साउथ पोल को अगर रिपेल करना है तो इधर साउथ होना चाहिए, उस तरफ नॉर्थ होना चाहिए, यानी कि कॉइल का मैग्नेटिक करंट ऐसा फ्लो होगा तो उस तरफ नॉर्थ बनेगा, इस तरफ साउथ बनेगा। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी लाइक दिस, ठीक है। एस लिख दो पहले, एस लिखने से पता चलेगा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। व्हेन द साउथ पोल इज अप्रोचिंग, the front face of the coil will look like a south pole, clear? Yeah, suppose north pole is receding, suppose मैं ये करता हूँ north pole is receding, north pole अगर coil से दूर लेके आ रहा हूँ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह का होगा कि नॉर्थ को आने नहीं देगा, नॉर्थ को दूर जाने नहीं देगा। कब हो सकता है, जब ये अट्रैक्ट करेगा, जब इधर साउथ पोल होगा, यानी कि दोनों केस में अगर साउथ पोल अप्रोच कर रहा या नॉर्थ पोल रिसीड कर रहा तो भी इधर साउथ पोल जैसे बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में होगा। इसमें भी क्लियर हो गया कि अगर साउथ पोल रिसीड कर रहा या नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा, इन दोनों कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह का होगा कि फ्रंट वाला जो पार्ट है, फ्रंट वाला फेस नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज लेंजेस लॉ? लेंजेस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बताते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जिसके कारण वो बना है उसको वो अपोज करेगा, ठीक है। दिस इज लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी हमने क्या सीखा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग लेंजेस लॉ। अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है
prove that Lenge's law is true. Okay, show that Lenge's law is true. ये करेक्ट है, ये प्रूव करो। ठीक है, तो जब इस तरह का कुछ चीज हमको प्रूव करने देता है ना, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट लेते हैं, ऑपोजिट। चलो मान लेते हैं कि लेंजेस लॉ इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये मान के चलते हैं, चलो ट्रू नहीं है, तो लेट अस एज्यूम दैट द लेंजेस लॉ इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो फिर अभी क्या होगा, देखो लेंजेस लॉ अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा, एक क्लोज लूप लिया, इसमें गैल्वेनोमीटर है, कनेक्टेड है। लेंजेस लॉ अगर ट्रू नहीं है तो नॉर्थ पोल को अगर मैं सामने लेके आऊंगा तो इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, यानी कि इधर साउथ बनना चाहिए। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह का होगा कि ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि एक बार मैंने, अगर सपोज मैंने इसको एक रस्सी से इसको ऐसे बांध के रखा है, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में मैं इस मैग्नेट को सस्पेंड किया और थोड़ा सा पुश कर दिया। जैसे थोड़ा सा पुश कर दूंगा तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल सामने आएगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये साउथ बनेगा, साउथ बनेगा तो और अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ये और नजदीक आएगा। तो एक तरफ तो क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो काट कर रहा वो भी वेरी कर रहा, और इसमें ऑटोमेटिकली करंट भी जनरेट हो रहा बिना कुछ किए। खाली एक बार पुश करके छोड़ दिया, फिर ये क्या करेगा, इतना वेलोसिटी बढ़ जाएगा कि कॉइल का मिडिल में आके फिर आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से, तो फिर उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर ऐसे वो ये जो मैग्नेट है ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते रहेगा और इसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगेगा। ठीक है, बट दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, यू कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी बट यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। तो अगर मेरा लेंजेस लॉ ट्रू नहीं है, मतलब नॉर्थ पोल लेके आने से यहाँ साउथ पोल बनेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का हम, ऐसे तो प्रैक्टिकली होगा नहीं, और अगर ऐसा लेंजेस लॉ अगर फॉल्स है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉल्स है। मतलब इस तरह का मैं एनर्जी क्रिएट कर सकता हूँ, परपेचुअल एनर्जी मैं इस तरह से ऑटोमेटिक जनरेट कर सकता हूँ, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू, इज ए एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, इट कैन नॉट बी रॉन्ग। तो हमने क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि अगर लेंजेस लॉ फॉल्स है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉल्स है ना। तो चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट फॉल्स, इट इज ट्रू, है ना, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसलिए अपना जो एजम्पशन था ये रॉन्ग है। एजम्पशन क्या था, लेंजेस लॉ इज फॉल्स, तो अभी एजम्पशन रॉन्ग हो गया, मतलब लेंजेस लॉ इज ट्रू। तो इसका नोट्स है, इसका स्क्रीनशॉट लेगो, तो ये सब लिखने का, क्योंकि मैंने कहीं भी ज़्यादा लिखा नहीं नोट्स के लिए। ओके, सो यू कैन टेक इट नाउ। ये हो गया लेंजेस लॉ। नाउ विल स्टडी अबाउट सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सपोज मैंने एक कॉइल लिया है, ठीक है, सोलिनॉइड कॉइल, तो मैं क्या किया, इसके अंदर इससे एक, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा हूँ। जैसे मैं की प्रेस करूंगा तो करंट इधर फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसका एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होगा, और इस कॉइल का जो सेकेंड टर्न है उसको कट करेगा। अभी जीरो से करंट जैसे ही बढ़ेगा तो ये फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा कि इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस फेनोमेना को कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन, मतलब अपने से ही इंड्यूस करना, सेल्फ इंडक्शन। जैसे ही एक टर्न में प्रोड्यूस हो गया, ऑटोमेटिकली इसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जो
करंट को तुरंत बढ़ने नहीं देगा, करंट को रेट ऑफ ग्रोथ को स्लो कर देगा। क्यों? बिकॉज अगर जितना ईएमएफ बनाया ना उसका एक ऑपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेल्फ इंडक्शन समझ में आएगा, है ना, कि बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन वन टर्न a varying magnetic lines of force cut the plane of the another turn where induced EMF gets produced. This opposes the growth of current. This phenomena of inducing अपने आप जो इंड्यूस हो रहा, इसके लिए इसको क्या कहा जाता? सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसका हम एक सोलिनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होता, कितना ईएमएफ होता है, L इंटू DI/dt, ये सब हम स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सेल्फ इंडक्शन कितना होना, व्हाट इज L, इंडक्टेंस क्या होता है, ये सब स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? अनदर टर्म इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? सपोज वी हैव one coil, we have a voltage source here, ठीक है, and there is another coil, now इसमें अगर मैं वेरी करूंगा करंट, इसमें मैं वेरी करूंगा तो क्या होगा? इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इन वेरिंग नेचर, ये चेंज होते रहेगा क्योंकि मैं करंट को वेरी कर रहा हूं। एक कॉइल में वेरिंग करंट के लिए अनदर कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाना, इसको क्या कहा जाता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमारे पास जो डिवाइस है वी कॉल इट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हम थोड़ा ट्रांसफार्मर भी देख लेते हैं, व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर में कैसे रहेगा? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्म्स, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, दैट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एयर कोर ट्रांसफार्मर भी होता है और आयरन कोर ट्रांसफार्मर भी होगा। ओके, सो विल डिस्कस डिटेल अबाउट ट्रांसफार्मर, बट यहाँ पर कैसे हो रहा देखो। सपोज ये मेरा एक कॉयल है, ठीक है, अभी तक तो हमने अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़ा, बट से लेट अस से दिस इज ए अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, जिसको हमको चेंज करना है, जिसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो सोर्स जिसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको जिस कॉइल के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी। प्राइमरी, ठीक है। और जहां पर मुझे ट्रांसफॉर्म करके लेना है, आउटपुट लेना है, वहां पर क्या किया जाएगा? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। दिस इज सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस रख दूंगा, लोड रख दूंगा, तो मुझे आई विल गेट द आउटपुट। दिस इज अ लोड। अभी होता क्या है ट्रांसफार्मर में, जैसे ही ये मेरा वैरिंग करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा? वैरिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करेगा एंड इट विल कट द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, और इसमें भी करंट वैरी होते रहेगा। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली प्राइमरी में करंट फ्लो करने चलते प्राइमरी में जो वैरिंग
करंट फ्लो करने से जो वेरिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट विल कॉज करंट इन द, दैट विल इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर दो तरह का ट्रांसफार्मर होते हैं, उस सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो जिसमें कि इनपुट वोल्टेज का जो वोल्टेज है उसको बढ़ा देता है, स्टेप अप, है ना। वोल्टेज कम रहेगा उसको बढ़ा के देगा, आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, करंट कम हो जाएगा लेकिन वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब ये हाई वोल्टेज रहेगा लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने के कारण इधर मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब हम लोग आयरन कोर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, कब हम लोग एयर कोर ट्रांसफार्म करते हैं, क्योंकि जब भी हम आयरन कोर ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, आयरन कोर मतलब ये मेरा कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर है। तो मेरा जो है ना बहुत सारे प्लेट्स बन के ट्रांसफार्मर बनता है, एक के बाद एक ऐसा प्लेट बनता है, ठीक है। प्लेट एक के बाद रख के, तो इससे क्या होगा, ये मेरा प्राइमरी है, प्राइमरी में अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये सेकेंडरी है, तो इसमें लोड है। आयरन कोर में क्या होगा कि फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, मतलब एयर कोर में जो बाहर चले जाएगा, कट नहीं करेगा, ये सब नहीं होगा। इट गिव्स है परमेबिलिटी ज़्यादा होता है। परमेबिलिटी किसे कहा जाता है, द पैसेज डिग्री ऑफ अलाउंस गिवन टू द पैसेज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो एयर आयरन कोर ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, इसको से पैसेज मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेकेंडरी कॉइल का प्लेन को काट करता है। बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, गर्म हो जाएगा, लॉस होगा, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, बहुत सारे लॉस है, टेम्परेचर होगा। तो डिपेंड करता है किस जगह पे हमको आयरन कोर ट्रांसफार्मर यूज करना है, किस जगह पे मुझे एयर कोर ट्रांसफार्मर यूज करना है। बट ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने ये देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, करेक्ट, Faraday's experiment. फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देन उन्होंने ये कंक्लूड किया Conditions that must be satisfied for electromagnetic induction. करेक्ट। Lenz's law. लेंजेस लॉ क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है, ओके। सो कब कौन डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अभी हमने जैसे एग्जांपल में हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रिसीव करके किया, वो हम ना करके मैं बैटरी में एक ऑल्टरनेटिव बैटरी में रियोस्टेट से भी वेरी करके कर सकता था। तो उस हिसाब से मैं हम कर पाएंगे कि अगर बैटरी का पोलरिटी चेंज कर दिया तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ प्रोपोर्शनल है, वो देखा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, E इज इक्वल टू माइनस ND5/dt। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कॉज, ठीक है, जिसके लिए वो बन रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द लेंजेस लॉ। फिर हमने क्या देखा कि To prove that Lenz's law is true, with the method of contradiction. yes, by using the method of contradiction we proved that if Lenz's law is false then law of conservation of energy is false, which is not possible. Therefore our assumption was wrong, and this way we can prove Lenz's law, okay. then हमने क्या देखा, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, उसका एक एग्जांपल है, सोलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है, वो हम करेंगे कैलकुलेशन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो विल कम टू दैट, ओके। देन हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी देखा, फिर हमने ट्रांसफार्मर भी देखा। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। सो दैट्स ऑल।